हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन पढ़ा था। हमने ये देखा था कि फंक्शन क्या होता है, इसके डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होते हैं, और हमने ये देखा था कि ग्राफ ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमने बहुत सारे फंक्शंस बनाए थे, उनके ग्राफ्स बनाए थे, उनकी हमने डोमेन निकाली थी, रेंज निकाली थी और ग्राफ। अब हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन फंक्शंस। तो जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो है ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। ऑपरेशंस क्या होता है? जब भी हम दो फंक्शंस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑन फंक्शंस। तो यहां पर हम दो फंक्शन कंसीडर करेंगे कि हमें दो अलग अलग फंक्शन दिए जाएंगे, क्योंकि एडिशन तो दो फंक्शन के बीच में ही होगा। तो जब हम दो फंक्शन कंसीडर करेंगे हम यहां पर, तो पहला फंक्शन हम मानेंगे लेट एफ फंक्शन को हमने माना D1 से R पर डिफाइन है, यानी एफ फंक्शन की जो डोमेन है वो D1 है और कोडोमेन R है। एंड फंक्शन G डिफाइन है D2 से लेके R पर। जो फंक्शन f है वो D1 से R पर डिफाइन है, फंक्शन G है वो D2 से R पर डिफाइन है। अब हम f और g को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, तो देखेंगे कि डोमेन कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, कोडोमेन क्या आएगी और हम कैसे इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन मैं जो लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं एडिशन। अब जब हम एडिशन कर रहे हैं f प्लस जी ऑफ एक्स का, तो हम इसको लिखते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ प्लस जी ऑफ एक्स अगर हम करेंगे तो हम दो फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, दो अलग अलग फंक्शंस हैं, इनपुट हमने एक्स डाला तो ये बराबर होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स के। लेकिन यहां पे कंडीशन ये आती है कि एक्स बिलोंग कहां से कहां तक करेगा, क्योंकि फंक्शन एफ की जो डोमेन है वो D1 से R पर है, यानी डोमेन D1 हो गई। फंक्शन G डिफाइन है D2 से R पर, तो डोमेन कितनी हो गई D2। अब यहां पर हमने f प्लस जी एक्स कर दिया तो वो एफ एक्स प्लस जी एक्स आ गया। अब x की जो वैल्यू है वो f के अंदर भी जा रही है और g के अंदर भी जा रही है, तो हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो f फंक्शन को भी सेटिस्फाई करती हो और g फंक्शन को भी सेटिस्फाई करती हो। तो यहां पर हम लिख देंगे कि जो x है वो बिलोंग करेगा D1 इंटरसेक्शन D2 से। बात समझ में आई आपकी? यानी x की जो वैल्यू है वो ऐसी ली जाएगी जो D1 में भी आ रही हो और D2 में भी आ रही हो। अब दोनों में आ रही होगी तो f और g दोनों में वो सेटिस्फाई कर जाएगी, यानी दोनों f फंक्शन और g फंक्शन उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर हम f प्लस g फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2 टेंड्स टू R, कोडोमेन R ही रहेगी। समझ में आ गया आपको एडिशन का? तो जब भी दो फंक्शन आपको ऐड करने होंगे अलग अलग, तो आप उनके डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेना, जो कॉमन वाला पार्ट आएगा वही उन दोनों के एडिशन की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा ऑपरेशन जो होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में यहां पे माइनस लग जाएगा f माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स माइनस जी एक्स। अगेन यहां पे x बिलोंग करेगा D1 इंटरसेक्शन D2 में, क्योंकि x f के अंदर भी जा रहा है और g के अंदर भी जा रहा है, तो हम कॉमन वाला पार्ट ले लेंगे, इसको हम लिखेंगे f माइनस जी D1 इंटरसेक्शन D2 टेंड्स टू R। तो इसकी भी डोमेन क्या हो जाएगी, D1 इंटरसेक्शन D2 हो जाएगी। थर्ड ऑपरेशन जो आता है वो आता है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन में हम f इंटू जी करते हैं इन दोनों ऑपरेशन और x, तो ये हो जाता है आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा तो कंडीशन वही आ गई कि वो x f में भी जा रहा है और g में भी जा रहा है, तो यहां पे भी x बिलोंग करेगा D1 इंटरसेक्शन D2 से। अब f डॉट g को अगर आप डिफाइन करेंगे तो D1 इंटरसेक्शन D2 टेंड्स टू R। तो आपने देखा कि हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लीकेशन करें, तो जो x की वैल्यू है फंक्शन f में भी जा रही है, फंक्शन g में भी जा रही है। जब दोनों में जा रही है तो मैं ऐसा x लेना पड़ेगा जो f मशीन को भी सेटिस्फाई करता हो, यानी फंक्शन f को भी सेटिस्फाई करता हो और फंक्शन g को भी सेटिस्फाई करता हो। तो इसकी डोमेन D1 थी, इसकी डोमेन D2 थी, तो हम दोनों का कॉमन पार्ट ले लेंगे। कॉमन पार्ट हम कहां से निकाल सकते हैं? इंटरसेक्शन से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू जो हो गई वो बिलोंग करेगी D1 इंटरसेक्शन D2 से, वहां से f प्लस जी की वैल्यू आ गई D1 इंटरसेक्शन D2 टेंड्स टू R, f माइनस जी में आ गई D1 इंटरसेक्शन D2 टेंड्स टू R और f इंटू जी में आ गई। तो ये मैंने आपको तीन ऑपरेशन पढ़ा दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। अब अगला पे हम चलते हैं। अब जो अगला है हमारे पास वो है डिविडेंड, या फिर हम बोल सकते हैं कोशेंट। फंक्शन तो सेम ही रहेंगे, एफ फंक्शन और जी फंक्शन।
अब हम अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप है क्वोशिएंट। डिवीजन भी हो सकता है, तो यहां पे f अपॉन जी ऑफ एक्स हो जाता है, तो ये बराबर हो जाता है एफ एक्स ओवर जी एक्स। अब बात आती है कि अब यहां पर हम x क्या लेंगे, तो यहां पर जो x बिलोंग करता है वो करता है d1 इंटरसेक्शन d2, यानी ऐसा x तो लेना ही है जो दोनों में आए, यानी f मशीन में भी जा रहा हो और g में भी जा रहा हो। लेकिन अब यहां पर हो क्या रहा है कि अगर हम डिविडेंड निकाल लें तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स आ गया। अब एफ एक्स अपॉन जी एक्स आ गया, इसका मतलब पी अपॉन क्यू आ गया, तो यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो हमने रेशनल नंबर में बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि जब भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है तो वहां पे क्यू क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। अब अगर हमने डिविडेंड लगाया तो एफ अपॉन जी ऑफ एक्स करा तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स आ गया, इसका मतलब जी एक्स जीरो नहीं होगा। अब यहां पर जब हम एक्स हमने कॉमन लिया d1 इंटरसेक्शन d2 में, तो एक ऐसा एक्स भी तो आ रहा होगा जिसके लिए जी एक्स जीरो हो रहा होगा। ऐसा पॉसिबल है, आ भी रहा हो नहीं भी आ रहा हो, तो अगर आ रहा है तो वो एक्स हटाना पड़ेगा, तो हम यहां पे लिख देंगे माइनस एक्स सच दैट जी एक्स इक्वल टू जीरो। यानी यहां पर जो x है वो d1 इंटरसेक्शन d2 से तो बिलोंग करेगा, लेकिन हमें उस x को हटाना पड़ेगा जिसके लिए gx क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। हम वो वाला x नहीं ले सकते जिसके लिए gx जीरो हो रहा हो। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो अगर हम f अपॉन जी की डोमेन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस ऑफ x सच दैट gx इक्वल टू जीरो और टेंस टू r। कोडोमेन आपकी r ही रहेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फंक्शन बाय स्केलर। अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए हमने स्केलर कोई k मान लिया, तो हमने k का इंटू फंक्शन f में कर दिया और x कर दिया, तो ये हो जाएगा k ऑफ एफ एक्स। अब अगर हम k का इंटू कर रहे हैं तो x कहां से बिलोंग करेगा, क्या डोमेन में कोई चेंज आएगा। तो फंक्शन f की जो डोमेन थी वो d1 से लेकर r तक थी, तो स्केलर मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। x यहाँ पे जो बिलोंग करेगा वो किससे करेगा, d1 से। यानी जब भी हम किसी फंक्शन को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डोमेन में कोई भी चेंजेस नहीं आते। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट ऑपरेशन जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन। अगर हम किसी फंक्शन का रेसिप्रोकल कर दें तो क्या होगा। अब रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन करेंगे तो सीधी सी बात है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स हो गया, यानी 1 अपॉन एफ एक्स। अब 1 अपॉन एफ एक्स आ गया, इसका मतलब है कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। जैसा मैंने आपको बताया था पी अपॉन क्यू में क्यू कभी भी जीरो नहीं होता। तो अब यहाँ पे एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, एफ की डोमेन d1 थी, d1 में से वो एक्स हट जाएगा जिसके लिए एफ एक्स क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। यानी 1 अपॉन एफ की आप डोमेन लिखेंगे तो ये आप लिखेंगे d1 माइनस एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जीरो और टेंस टू क्या आ जाएगा, ये आपके आर के इक्वल आ जाएगा। ये बातें आपको सब समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ऑपरेशंस में एक बार और बता दे रहा हूँ, ऑपरेशंस का मतलब होता है कि हम दो फंक्शंस के बीच में कोई ऑपरेटर लगा दें। जैसे हमने दो फंक्शन अलग अलग माने, पहला फंक्शन हमने f माना, जो f फंक्शन है हमारा वो d1 से r पर डिफाइन है, यानी डोमेन d1 है और कोडोमेन r है। दूसरा फंक्शन हमने g माना जो d2 से r पर डिफाइन है, यानी डोमेन d2 है और कोडोमेन r है। अब हमने उस पर अलग अलग फंक्शंस को अप्लाई किया। अब एक एक करके हम फंक्शंस की अप्लाई की बात करेंगे कि क्या क्या ऑपरेशन हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमने करा था एडिशन। अब अगर हम दो फंक्शन को जोड़ रहे हैं तो एक ही वैल्यू दोनों फंक्शन में जाएगी। अब जब दोनों फंक्शन में जाएगी तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी इनपुट की जो दोनों फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही हो। तो उसका एक ही तरीका होता है कि हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लें। तो मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दिए थे। अब हम डिविडेंड में आए। डिविडेंड में आप यहाँ पे देखेंगे कि g नीचे आ गया। अगर g नीचे आ गया तो उसका मतलब यह है कि हमें वो x हटाना पड़ेगा जिसके लिए gx क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। तो हमने वो x हटा दिया जिसके लिए gx जीरो हो। तो हमने d1 इंटरसेक्शन d2 लिया माइनस x, वो x हटाया सच दैट gx इक्वल टू जीरो। अब हमने f अपॉन g का अगर हम डोमेन निकालेंगे तो d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस x सच दैट gx इक्वल टू जीरो हमने कर दिया। इसके लिए मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन में फंक्शन नीचे आ गया तो वो x हटा दिया जिसके लिए f(x) जीरो हो रहा होगा। तो इसकी डोमेन हो गई d1 माइनस एक्स सच दैट f(x) इक्वल टू जीरो टेंस टू r। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यही ऑपरेशंस होते हैं जो फंक्शंस में लगते हैं। ठीक, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन के अंदर वो है काइंड्स ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं,
काइंड्स ऑफ फंक्शन, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बनते हैं, पूछे भी जाते हैं बोर्ड प्लस कंपटीशन में, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए उसके, कि कितने काइंड्स के फंक्शन होते हैं, हम उन्हें कैसे फाइंड करते हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है काइंड्स ऑफ फंक्शन। अब देखिए काइंड्स ऑफ फंक्शन में, तो काइंड्स ऑफ फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन कितने काइंड के होते हैं, अलग अलग हम कैसे इन्हें फाइंड कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो सबसे पहला काइंड जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वन वन फंक्शन। इसका दूसरा नाम होता है इंजेक्शन। अब देखिए वन वन फंक्शन क्या होता है, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है वन वन, वन वन का मतलब होगा कि एक वैल्यू से जुड़ी होगी। तो फंक्शन अगर एफ फंक्शन हमारे पास है कोई और वो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है, तो फंक्शन एफ वन वन तब होगा जब ए की हर एक वैल्यू के लिए बी का एक अलग आउटपुट मिल रहा होगा, यानी ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। यूनिक या डिफरेंट हम बोल सकते हैं, अलग अलग इमेज होगी, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं आएगी। तो हम ये लिख सकते हैं इफ फंक्शन एफ इज वन वन then each element of set A have unique image in set B। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैपिंग से मैं आपको दिखाऊं तो ये A हो गया और ये B हो गया। अगर हम यहाँ पे A B C D ले लें और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ले लें, तो हर एक की अलग अलग इमेज होगी। जैसे ए की 1 हो गई, बी की 3 हो गई, सी की 4 हो गई और डी की 2 हो गई। यानी कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं आएगी, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज आएगी। फंक्शन है तो इतना तो बात क्लियर है कि हर एक एलिमेंट की इमेज आएगी, अदरवाइज फंक्शन ही नहीं होगा, रिलेशन बन जाएगा। अब हर एक एलिमेंट की इमेज आएगी, तो जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है वन वन या फिर इंजेक्शन या फिर इंजेक्टिव मैपिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर फंक्शन एफ ए से बी पर डिफाइन है तो हर एक की अलग इमेज होगी, किसी भी दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं होगी। तो यहाँ पे ए की इमेज 1 हो गई, बी की 3 हो गई, सी की 4 हो गई और डी की 2 हो गई। अगर आप इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो फंक्शन एफ को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फंक्शन एफ में a, 1 b, 3 c, 4 और d, 2। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, वन वन कहलाएगा। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, और इफ फंक्शन f इज 1 1 देन इफ f इक्वल्स टू एफ बी देन a इक्वल्स टू बी। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि दो फंक्शन की इमेज सेम है, यानी एफ ए किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। अगर ए बी के बराबर आ रहा है तो फंक्शन 1 1 है, और अगर ए बी के बराबर नहीं आ रहा है तो फंक्शन 1 1 नहीं है। तो जब भी हमें कोई एक फंक्शन दिया जाएगा और हमसे कहा जाएगा कि इसको 1 1 प्रूफ करो, तो हम क्या लेके चलेंगे, हम ये लेके चलेंगे कि वहाँ पर एफ ए एफ बी के बराबर है, और ये लेकर आ जाएंगे कि ए किसके इक्वल है, बी के। अगर ए बी के इक्वल आएगा तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये और समझा देता हूँ। अब देखिए यहां पर हमने एक फंक्शन f माना जो a से b पर डिफाइन है। ठीक है, अब हमने f फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू हमने मान लिया x। अब वो कह रहा है प्रूव इट इज 1 1 फंक्शन, प्रूव इट इज 1 1 फंक्शन। a से b पे ना मान के अभी मान लो आप रियल से रियल पर डिफाइन है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हमें दे रखा है और हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है 1 1 फंक्शन है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लेके चलेंगे, हम ये लेके चलेंगे कि एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2।
हमने मान लिया कि fx1 किसके बराबर है, fx2 के। अब fx1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1, और x2 की वैल्यू कितनी आ गई, x2। यानी हम यहाँ पे क्या ले आएगी, x1 किसके बराबर है, x2 के। अगर fx1 बराबर है fx2 के तो x1 किसके इक्वल हो गया, x2 के। तो सो फंक्शन इज 1 1, ये प्रूफ हो गया आपका। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, f फंक्शन हमने मान लिया कि r से r पर डिफाइन है, fx हमने लिख दिया 3x - 7। अब वो कह रहा है कि प्रूफ करो इट इज 1 1 फंक्शन, प्रूव इट इज 1 1 फंक्शन। कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन में आप फिर से ऐसे ही करेंगे, आप लेके चलेंगे fx1 इक्वल्स टू fx2। fx1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x1 - 7। fx2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x2 - 7। -7 से -7 कट गया, 3x1 इक्वल्स टू 3x2, 3 से 3 कट गया तो x1 इक्वल्स टू क्या आ गया, x2। तो हम लेके चले थे कि fx1 बराबर है fx2 के, और लेकर के आ गए हम कि x1 बराबर है x2 के। इसका मतलब सो फंक्शन इज 1 1। ये फंक्शन भी कैसा हो गया, 1 1 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब भी आपको ये प्रूफ करना है कि वो फंक्शन 1 1 है तो आप क्या लेकर चलेंगे, fx1 इक्वल्स टू fx2 लेकर चलेंगे, और एंड में ले आएंगे आप x1 इक्वल्स टू x2। अगर ऐसा आ रहा है तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, हम लिख देंगे कि फंक्शन 1 1 है। और अगर ऐसा नहीं आता, यानी x1 की 2 वैल्यूज आ जाती हैं या फिर x1 x2 के बराबर नहीं आता है, तो हम लिख देंगे कि फंक्शन 1 1 नहीं है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, ठीक है। ये आपका एक काइंड हो गया, पहला काइंड 1 1 फंक्शन। अब हम अगले काइंड की तरफ चलते हैं, सेकंड काइंड ऑफ फंक्शन। अब देखिए सेकंड काइंड क्या होता है। जैसे पहला काइंड हमने पढ़ा था कि 1 1 फंक्शन होता है, सेकंड काइंड होता है मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन क्या होता है, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, मैनी वन यानी मैनी एक से ज्यादा वैल्यूज, मान लीजिए 3 वैल्यूज और यहाँ पे 1, तो यानी 3 वैल्यूज का एक आउटपुट। तो ए के हम देखेंगे कि एक से ज्यादा एलिमेंट, 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स का आउटपुट जो आ रहा होगा वो सेम आ रहा होगा, अभी में एक ही आ रहा होगा, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। तो इफ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, देन इफ फंक्शन एफ इज मैनी वन, then more than one element of set A have same image in set B। इतनी बात समझ में आए। अगर जो फंक्शन f है वो मैनी वन है तो इसका मतलब ये हुआ कि A की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए सेम इमेज आ रही होगी बी में। अब वो एक से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन ए की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए जो बी में इमेज आएंगी वो सेम आएंगी। तो इस फंक्शन को हम बोल देंगे मैनी वन फंक्शन। मैपिंग से आप देख लीजिए, जैसे ए हमने मान लिया ए बी सी डी, और बी में हमने मान लिया 1 2 3 4। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने देखा कि ए और बी की जो है वो सेम इमेज आ रही है 1। अब ए और बी की सेम इमेज आ रही है तो यहाँ पर तो मैनी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन, यानी ए की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए सेम इमेज आ रही है हमारे पास बी में। तो इस टाइप के हम फंक्शंस को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। क्लियर हो गया आपको। अब ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 वैल्यूज़ का ही सेम आउटपुट होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और ई बढ़ा दिया, इसको 1 जोड़ दिया, तो भी एक ही बात है। और ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वैल्यूज़ के लिए ऐसा होगा, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए भी ऐसा हो सकता है कि जैसे डी के लिए अगर हम 3 से ना जोड़ें और डी को भी हम किससे जोड़ दें, 2 से जोड़ दें, तो भी ये वैलिड है। कि हमने क्या करा, ए बी और ई के लिए तो 1 हो गया, सी और डी के लिए 2 हो गया, तो मैनी वन फंक्शन होगा क्योंकि 3 वैल्यूज़ का एक आउटपुट आ रहा है और 2 वैल्यूज़ का एक आउटपुट आ रहा है। तो मैनी वन का बेसिकली बस एक ही है कि मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जो फंक्शन है वो कैसा कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगले काइंड की तरफ चलते हैं।
काइंड नंबर 3 आपको पढ़ना है। 2 काइंड हो गए हैं आपके, 1 1 फंक्शन हो गया और मैनी 1 फंक्शन हो गया है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब काइंड नंबर 3 आपको पढ़ना है, ऑन टू फंक्शन। तो थर्ड काइंड क्या होगा आपका? थर्ड काइंड आपका होगा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है आपका सर्जेक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? एक आप ऐसे मान सकते हैं कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, डोमेन से कोडोमेन की तरफ देख रहे थे 1 1 और मैनी 1 में। अब उल्टा देखेंगे, कोडोमेन से डोमेन की तरफ देखेंगे। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। या दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए। यानी सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब हमें कैसे मिले? एज अ आउटपुट मिले। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने मान लिया कि फंक्शन जो एफ है वो ए से बी पर डिफाइन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन if each element of set B have pre-image in set A, or if range of F equals to codomain of F, then function is on to function। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। मैंने आपको 2 डेफिनेशन दे दी इसकी, आप दोनों में से जो आपको इजी लगे आप उससे पढ़ लीजिए। जैसे फंक्शन f जो है वो हमारा a से b पर डिफाइन है। हमने मान लिया कि कोई भी फंक्शन f है जो सेट a से सेट b पर डिफाइन है। तो फंक्शन f इज ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट b के ईच एलिमेंट हैव प्री इमेज इन सेट ए। तो उसकी प्री इमेज होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए? सेट ए में होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि जो फंक्शन है वो कैसा है? ऑन टू फंक्शन है। अब इजी वे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ सकते हैं कि इफ फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन देन रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ एफ। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि बी सेट है, बी सेट के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, इसका मतलब बी के जितने भी एलिमेंट सब हमें एज आउटपुट मिल गए। अब सब ऐसा आउटपुट मिल गया, इसका मतलब कोडोमेन ही क्या बन गई? रेंज बन गई। तो जब किसी भी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कैसा हो जाता है? ऑन टू फंक्शन हो जाता है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑन टू फंक्शन आप सबको समझ में आ गया। दूसरा नाम इसका होता है सर्जेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एक मैपिंग बना के इसमें दिखा रहा हूँ कि हम मैपिंग से कैसे शो करेंगे कि कोई भी फंक्शन जो है वो ऑन टू है या नहीं है। ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी। अब मान लीजिए हमने ये मान लिया कि ये फंक्शन जो एफ है वो ए से बी पर डिफाइन है। ठीक है, अब मैपिंग बना के हम आपको शो कर रहे हैं कि ये हम कैसे शो करेंगे कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। अब देखिए, अब जैसे हमने ए सेट एक मान लिया ए बी सी डी और बी सेट हमने मान लिया 1 2 3। अब मान लीजिए ये हमने जोड़ दिया। अब हमने ये जोड़ा तो वो कह रहा है कि ये 1 1 फंक्शन है। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। तो ए का 1 है, बी का 2 और सी का 2। तो ये 1 1 तो है नहीं, ये मैनी 1 हो गया। अब बात आती है ऑन टू की। तो ऑन टू अब हम इधर से चेक करेंगे कि बी सेल में हर एक की प्री इमेज है या नहीं है। 1 की प्री इमेज ए है, 2 की 2 प्री इमेज है बी और सी की कितनी इमेज है? 3 की 3। यानी ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। एक और आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर आप इसके कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन कितना हो जाएगा? बी। अब आपने रेंज की बात करी तो रेंज में आप एलिमेंट लिखोगे जो हमें आउटपुट मिले 1 2 3। तो ये भी कितना हो गया? बी हो गया। अब आप यहाँ पे लिख देंगे कि रेंज किसके बराबर है? कोडोमेन के बराबर है। तो आपको दिख ही रहा है कि रेंज भी बी हो गई और कोडोमेन भी बी हो गई। सो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई कि जब भी हमें किसी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना होगा तो हम क्या प्रूफ कर देंगे? रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ रही है तो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ करो कि फंक्शन ऑन टू है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करके दिखाना है कि जो रेंज है वो किसके बराबर है? कोडोमेन के बराबर है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गई तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसके क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा।
पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा ऑन टू फंक्शन का, ठीक है। अब हम अगले काइंड की तरफ चलते हैं। अगला काइंड जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है काइंड नंबर 4, इनटू फंक्शन। अब देखिए काइंड नंबर हम 4 पढ़ेंगे। काइंड नंबर 4 है हमारे पास इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या होता है, देखिए टाइप नंबर 4 हमें पढ़ना है इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन क्या होता है, हमने मान लिया कि जो फंक्शन एफ है वो ए से बी पर डिफाइन है। अब फंक्शन एफ किससे डिफाइन है, ए से बी पर डिफाइन है। अब फंक्शन एफ जब ए से बी पर डिफाइन है तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये इनटू फंक्शन है या ऑन टू है। अब इनटू में क्या होता है, जैसे ऑन टू हमने पढ़ा था कि ऑन टू का मतलब क्या होता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी एसोसिएट विद ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए या फिर एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई ना कोई बी में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी प्री इमेज ए में नहीं होगी, यानी बी में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ फंक्शन एफ इज इनटू फंक्शन देन देयर इज at least one element in set B which do not have any image, any pre-image in set A। इतनी बात आपको समझ में आ गई। If function f is onto function then there is at least one element in set B which do not have any pre-image in set A, यानी B में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट तो होगा ही होगा जिसकी ए में प्री इमेज नहीं होगी। अब ए में प्री इमेज नहीं होगी, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट हमें ऐसा आउटपुट मिला ही नहीं है। अब जब एलिमेंट ऐसा आउटपुट नहीं मिला, इसका मतलब है कि रेंज किसके बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर नहीं है। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई, इफ फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ एफ देन फंक्शन एफ इज इनटू फंक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अगर रेंज ऑफ एफ जो है वो कोडोमेन ऑफ एफ के बराबर नहीं है तो फंक्शन एफ कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, यानी एक ना एक एलिमेंट बी में ऐसा मिलेगा जिसकी प्री इमेज नहीं होगी, तो रेंज किसके बराबर नहीं होगी, कोडोमेन के बराबर नहीं होगी। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन में मैंने आपको 4 काइंड्स पढ़ा दिए अभी तक। पहला काइंड मैंने आपको पढ़ाया था कि 1-1 फंक्शन क्या होता है। तो 1-1 फंक्शन में क्या होता था कि ए का हर एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से जोड़ता था, यूनिक आउटपुट मिलता था। सेकंड मैंने आपको पढ़ाया था कि मैनी फंक्शन क्या होता है। मैनी वन में मैंने आपको बताया था कि ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की आउटपुट सेम होते हैं बी के अंदर। थर्ड फिर हमने पढ़ा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्शन भी बोलते हैं। सर्जेक्शन में हमने पढ़ा कि कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब रेंज किसके बराबर होगी, कोडोमेन के बराबर होगी। और फोर्थ हमने पढ़ा कि इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, जब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होती है। तो ये 4 मेन काइंड के फंक्शन होते हैं। अब इनको मिलाकर एक और फंक्शन बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है बाइजेक्शन। क्या होता है, बाइजेक्शन। अब हम बाइजेक्शन फंक्शन पढ़ेंगे। अगला काइंड है 5th काइंड और ये लास्ट काइंड है फंक्शन में आपका। तो आप देखिए क्या होता है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब होता है 2 फंक्शन से मिला हुआ। अब कौन कौन से 2 फंक्शन मिलकर बनते हैं, वो बनते हैं 1-1 और ऑन टू। जब कोई फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी एक ही फंक्शन 1-1 की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा हो और ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा हो, तो हम इसको बोलेंगे बाइजेक्टिव या फिर बाइजेक्शन फंक्शन। ठीक है, तो टाइप 5 आपको पढ़ना है। बाइजेक्शन फंक्शन। अब बाइजेक्शन फंक्शन होता क्या है, बाइजेक्शन फंक्शन होता है 1-1 ऑन टू फंक्शन, यानी फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब फंक्शन जब 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा तो हम इसको बोलेंगे बाइजेक्शन फंक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब 1-1 और ऑन टू से क्या मतलब है। जैसा मैंने आपको 1-1 बताया था कि हर एक एलिमेंट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, और दूसरा ऑन टू का मतलब क्या होगा कि रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। जब भी ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही होंगी तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई एक फंक्शन एफ है जो ए से बी पर डिफाइन है, तो हम लिखेंगे इफ फंक्शन
f is bijective, then function f is 1 function, that is fa equals to fb, then a equals to b. Second, function f is onto function, that is range of f equals to कोडोमेन ऑफ f। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, तो कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव तब होगा जब वो फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अब 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब है कि फंक्शन f 1 है, इसका मतलब f इक्वल्स टू एफ भी तभी होगा जब a किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। सेकंड, फंक्शन f ऑन टू होगा, तो ऑन टू कब होगा, जब रेंज कोडोमेन के बराबर होगा। तो जब भी हमें बाइजेक्शन प्रूफ करने के लिए आएगा कि कोई भी फंक्शन को प्रूफ करोगे ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि वो इंजेक्टिव है या नहीं है, यानी इंजेक्टिव का दूसरा नाम क्या हो गया 1, और फिर आप चेक करेंगे कि सर्जेक्टिव है या नहीं है, यानी ऑन टू है या नहीं है। अगर दोनों होल्ड हो रहे हैं तो आप कह देंगे कि फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। तो यहाँ पे बाइजेक्टिव से एक और चीज़ निकल कर आती है कि बाइजेक्टिव से हमें ये और पता लगता है कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स भी पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे नोट करके आप लिख सकते हैं कि हाँ, जो बाइजेक्शन होता है, बाइजेक्शन को हम लिख सकते हैं इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन, यानी 1 प्लस ऑन टू। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ 1-2 पॉइंट्स बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो कम ही बताए जाते हैं, लेकिन अगर आपको वो पता लग गए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी उसके ऊपर बनते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं जिससे आपको पहचानने में इजी रहेगा कि फंक्शन कैसा है, 1 है, मैनी 1 है, इनटू है, ऑन टू है, क्या है। तो वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, वो आप देखिए नोट करके, ठीक है, नोट करके हम पॉइंट्स लिखते हैं। जैसा पहला पॉइंट है, इफ फंक्शन इज 1, अगर कोई फंक्शन कैसा है 1 है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज। अगर जैसे कोई भी फंक्शन 1 है तो 1 का मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट की अलग इमेज होगी। अब हर एक एलिमेंट की इमेज अलग होगी तो ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उतनी ही तो उसकी इमेजें हो जाएंगी, जितने एलिमेंट ए में होंगे उतनी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर फंक्शन 1 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन हमेशा किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज। दूसरा, इफ फंक्शन इज मैनी 1, अगर फंक्शन कैसा है, मैनी 1 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज। अगर मैनी 1 है तो इसका मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स का सेम आउटपुट होगा। अब एक से ज्यादा एलिमेंट का अगर सेम आउटपुट होगा तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज से। थर्ड का मैंने आपको ऑन टू का तो बता ही दिया था कि रेंज किसके इक्वल हो जाती है, कोडोमेन के इक्वल हो जाती है। अब फोर्थ मैंने आपको इनटू फंक्शन में बता ही दिया था कि रेंज किसके इक्वल नहीं होती है, कोडोमेन के इक्वल नहीं होती है। अब जो प्रॉपर्टी आती है वो बाइजेक्शन की आती है। अब बाइजेक्शन या फिर आप लिखेंगे इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो क्या होगा, अब देखिए अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 1 भी है और ऑन टू भी है। अब 1 है तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन बराबर हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज के, ठीक है। अब इसके बाद एक कंडीशन लग रही है कि वो ऑन टू भी है। अब कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब उसकी रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाती है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन किसके बराबर हो गया, ये कोडोमेन, रेंज ही तो कोडोमेन बन जाती है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि जब भी फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा, तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन तीनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको ध्यान रखिएगा कि जैसे ही फंक्शन 1 1 होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज के। अगर फंक्शन मैनी 1 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन ग्रेटर देन रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज से। और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज। 1 1 से आ गया, ऑन 2 से आ गया कि जो रेंज है वही कोडोमेन है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट पता लग गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। एक और प्रॉपर्टी होती है कि इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इट्स इनवर्स इज डिफाइंड। अगर तुमसे कोई पूछेगा या वो कहेगा कि ये बताओ कि ये फंक्शन जो है इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है जो गिवन है, तो आप बाइजेक्टिविटी चेक कर लोगे। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स पॉसिबल होगा, और अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था फंक्शन का जो आज हमने डिस्कस करा है। और आज जो हमने डिस्कशन करा है वो करा है ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस पे, रियल फंक्शंस पे जो ऑपरेशन लगते हैं और काइंड ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ काइंड्स ऑफ फंक्शन के, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और हम उन्हें कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 लेके चलते हैं। हमने लिया कि इफ फंक्शन f डिफाइन है r से r पर। फंक्शन जो f है वो कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है, r से r पर, और fx हमें दे रखा है 2x। fx हमें कितना दे रखा है, 2x। उसने कहा फाइंड फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। अब हमें बाइजेक्टिव है या नहीं है ये चेक करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है और ऑन 2 है या नहीं। अगर दोनों होंगे तो बाइजेक्टिव होगा, वरना नहीं होगा। अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इंजेक्टिव चेक कर रहे हैं, तो हम लेके चले यहाँ पर fx1 इक्वल्स टू fx2, ट्वाइस ऑफ x1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x2। 2 से 2 कट गया तो x1 इक्वल्स टू क्या आ गया, हम लेके चले थे कि fx1 बराबर है fx2 के, और लेकर के आ गए कि x1 में किसके बराबर है, x2 के। सो फंक्शन इज 1 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब सेकंड पार्ट है इसका, वो हम चेक करेंगे ऑन टू का। अब ऑन टू के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि रेंज है वो किसके बराबर है, कोडोमेन के। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डोमेन आ रहा है और कोडोमेन भी आ रहा है। अब हमें रेंज निकालनी है, तो हमें यहाँ पर जो दे रखा है fx कितना दे रखा है, 2x। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, fx को y मान लेते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, fx को y। अभी हमें ये फंक्शन x में दे रखा था, अब ये फंक्शन को हम y में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y/2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप y/2 देखेंगे तो यहाँ पर fy की वैल्यू कितनी आ गई, y/2 आ गई। अब ऐसी कोई वैल्यू है जो y की हम पुट नहीं कर सकते, हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं y की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y बिलोंग्स टू r। पॉसिबल है क्योंकि y की ऐसी कोई वैल्यू है नहीं। अगर डिनोमीटर में आता तो वैल्यू हटा देते, जिसके लिए y 0 हो रहा होता, डिनोमीटर 0 हो रहा होता, वो y की वैल्यू हटा देते। यहाँ पर तो हटा नहीं सकते। एक दूसरा तरीका क्या होता है कि जब आप x निकाल लेते हैं तो आप अगेन fx निकाल दीजिए। तो आप fx देखेंगे 2x था, x की वैल्यू y/2 पुट कर दीजिए, fy/2। तो 2 इंटू y/2 और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या लिख देते हैं कि फंक्शन इज ऑन टू। अब फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो हम लिख देंगे सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो जब भी आपको ये प्रूफ करने के लिए आएगा कि फंक्शन दिया जाएगा कि बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो सबसे पहले आप प्रूफ करेंगे कि 1 1 है या नहीं है। 1 1 होने के बाद आप ये प्रूफ करेंगे वो ऑन टू है या नहीं। ऑन टू प्रूफ करने के लिए 2 ही तरीके, या तो आप रेंज को कोडोमेन के बराबर दिखा दीजिए,
मेन तो वही तरीका होता है। दूसरा क्या होता है कि x को इन टर्म्स ऑफ y निकालिए, फिर fx में दोबारा पुट कर दीजिए, अगर वो y के इक्वल आ रहा है तो फंक्शन बाइजेक्टिव है, वरना नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस हम फंक्शन की वैल्यू को चेंज कर देंगे, फंक्शन चेंज कर देंगे। एक फंक्शन जो r से r पर डिफाइन है, और यहाँ पर हमने fx को मान लिया कि fx जो है वो x स्क्वायर है। fx कितना है? x स्क्वायर है। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन में हमने ये मान लिया, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं 1 1। अब 1 1 1 के लिए हम मान के चलेंगे कि fx1 किसके बराबर है? fx2 के बराबर है। तो x1 का स्क्वायर बराबर हो गया x2 के स्क्वायर के, ये हो गया। अब x1 इक्वल्स टू कितना आ गया? प्लस माइनस x2, यानी x1 इक्वल्स टू x2 और x1 इक्वल्स टू माइनस x2। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई कि x1 x2 के बराबर है और x1 माइनस ऑफ x2 के बराबर है। तो हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ फंक्शन 1 1 कब होगा? जब एक ही प्री इमेज होगी। यहाँ पे तो दो आ गई, एक तो x2 के बराबर हो गया, माइनस x2 के बराबर हो गया। तो हम लिख देंगे सो फंक्शन इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। अब हम ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें fx कितना दे रखा है? x स्क्वायर। हमने y को ले लिया x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट के अंदर y। अब रूट के अंदर y आ गई, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो y की वैल्यू है वो 0 होगी या उससे बड़ी होगी। तो यहाँ पे अगर हम रेंज लिखेंगे तो रेंज का मतलब होता है y, तो रेंज आ जाएगी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, क्योंकि रूट के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। अब अगर हम यहाँ पे कोडोमेन लिखेंगे तो कोडोमेन हमें कितनी दे रखी है? r। अगर हम फंक्शन r से r पर डिफाइन है तो अब रेंज किसके बराबर नहीं हुई? कोडोमेन के बराबर नहीं हुई। तो रेंज नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया? कोडोमेन। अब रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन हो गया, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, यानी अब ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। तो हम क्या लिख देंगे? सो फंक्शन इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो जब भी हमें बाइजेक्टिव चेक करना पड़ेगा तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे फंक्शन 1 1 है या नहीं है। 1 1 है तो फिर ऑन टू चेक कर लेंगे, अगर 1 1 नहीं है तो भी हम ऑन टू तो चेक करके दिखाएंगे। फिर हम ये लिख देंगे कि फंक्शन 1 1 नहीं है या फिर ऑन टू नहीं है, इसलिए वो बाइजेक्टिव नहीं है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हम ये कैसे फाइंड करते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है और ऑन टू है या नहीं है। तो बाइजेक्टिव उसके बाद हम निकाल देते हैं। तो ये आपने आज पढ़ लिया काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन के अंदर, तो आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, तो एक बार आप अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा आप गो थ्रू ही है उस टॉपिक से, तो आपको वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।